भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 2026 का राजीव प्रकाशन अनसॉल्व्ड है। पेपर्स 2025 के हैं। एक अच्छा 10 का है विज्ञान का। जो सेट नंबर कौन सा, सेट नंबर 1 कराएंगे आपका। ये सेट नंबर 1 है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे पहले। सेट नंबर 1 2025 824 सीजे और विज्ञान का है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। सवाल नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1 भाग पहला कह रहा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अगर कह रहा है अवतल दर्पण की बात कर रहा है, द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। अब प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा बिंब से बड़ा बनेगा। बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। अगर वस्तु से बड़ा बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, तो हमेशा वो बनता है आपका बन जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है तथा मुख्य फोकस के बीचों बीच बनेगा। अगर बिंब से बड़ा बनेगा तो हमेशा का दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, यानी पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समता है, यानी -15 सेंटीमीटर कह रहा है आपका। अगर -15 सेंटीमीटर विद्यार्थी है तो वहाँ पे आपका, अगर माइनस में फोकस दूरी दी है तो वहाँ पे हमेशा अवतल कौन सा बन जाएगा? अवतल लेंस। कौन सा बनेगा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरे का ही हो जाएगा विद्यार्थियों, दूसरे का ही हो जाएगा अवतल। दोनों का क्या बनेंगे? अवतल बनेंगे। प्रश्न संख्या आपका तीसरा हो जाएगा। कह रहा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप कह रहा है, जिसमें कह रहा छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें हमेशा कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। हमेशा कौन सा उत्तल लेंस लगेगा? तो इसमें ए नंबर में और सी में उत्तल लेंस दिया है, तो इसमें हमेशा क्या करें? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तीसरे का सी नंबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस लगाना होता है। ये 10 सेंटीमीटर जो है नज़दीक हो जाएगा। सवाल वो प्रश्न संख्या आपका तीसरा जो है, प्रश्न संख्या आपका तीसरा, तो प्रश्न संख्या आपका तीसरा हो गया। तो चौथा देखेंगे। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी मानव नेत्र में जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। यानी चौथे का आपका हो जाएगा डी नंबर। चौथे का आपका डी नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर वो जो पांचवा है, कह रहा दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी पर विद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व संयोजन क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यानी श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन क्रम का मतलब होता है, ये आपका समांतर क्रम की बात कर रहा है। किसका? समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल जो आपका पांचवा दिया है, कह रहा दो चालक तार। सवाल नंबर पांचवा है आपका, कह रहा है दो चालक तार। आपके तार कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, तो दो चालक तार हो गए। चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, जिनकी लंबाइयाँ क्या हैं? लंबाइयाँ समान है तथा व्यास क्या है? समान है। किसी विद्युत परपथ में पहला श्रेणी क्रम में, तो हम पहला श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तारों को। तो पहला श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम की बात करा तो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है आपका R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2। अब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको R डैश बराबर हो जाएगा R प्लस R। क्या हो जाएगा? R प्लस R। तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका 2R। कितना हो जाएगा? 2R। अब इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब श्रेणी क्रम हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है? अब इसी को जोड़ देंगे समांतर क्रम में, यानी पार्श्व क्रम। किसकी बात कर रहा है? पार्श्व क्रम।
पार्श्व क्रम को आप बोल देंगे समांतर क्रम। पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन होता है I1/R डबल डैश, क्योंकि R डैश मान लिया था वहाँ पे, तो R डबल डैश 1/, कितना हो जाएगा? R हो जाएगा प्लस 1/R, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध क्या है? समान है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? R लासा पहले ले जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1, तो 1/ आपका कितना हो जाएगा? R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/R। कितना हो जाएगा? 2/R हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2R डबल डैश बराबर हो जाएगा कितना? R। तो R डबल डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा? R/2। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? R/2। अब इसके बाद कह रहा है ऊष्माओं का अनुपात कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊष्माओं का अनुपात। ऊष्माओं का अनुपात हो जाएगा आपका, ऊष्माओं का अनुपात क्या हो जाएगा? H1/H2 बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा R डबल डैश बटे कितना हो जाएगा? R डैश। इसमें रख देते हैं, तो H1/H2 बराबर हो जाएगा R डबल डैश का मान कितना है? R/2, और R डैश का मान आपका कितना है? R डैश का मान यहाँ पे आप हमने निकाला था 2R। कितना निकाला था? ये 2R। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? लिख देंगे 2R। तो इसको गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बटे के धर देंगे तो भीतर भीतर गुणा और बार बार गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा? H1/H2 बराबर हो जाएगा R/4R, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 4R हो जाएगा। R से R कट जाएगा आपका, तो H1/H2 हो जाएगा आपका 1/4। तो H1/H2 बराबर हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1/4। ऑप्शन नंबर आपको इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर इसमें है आपका 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। पांचों का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका छठवां सवाल है, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? जनित्र। छठवें का आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, जनित्र बोलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो निम्नलिखित, यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है ऑप्शन में ये तार के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र रेखांतर रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कोई सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सातवें का आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री का मतलब उसी केंद्र के अंदर क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, मतलब वो जो तार होता है उसका क्या होता है? केंद्र होता है। तो 7 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब वो भाग किस में आते हैं? वो भाग में आते हैं भाग सेकंड। वो भाग सेकंड में कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा? लिटमस, जो लिटमस पत्र होते हैं उसकी बात कर रहा है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा आपका 8, यानी क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय, क्योंकि बिलियन जो पीएच स्केल होता है 7 के ऊपर क्षारीय होता है और 7 के नीचे क्या होता है? अम्लीय। तो ये इसका मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कैसे हो जाएगा? पीएच संभव हो जाएगा आपका 8। कह रहा है 8 का आपका हो जाएगा डी। 9 नंबर कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस कौन सी निकलती है? तो गैस आपकी जिंक चूर्ण पर कह रहा है, तो जिंक चूर्ण पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। H2 हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र कह रहा है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है, एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। CnH2n-2 ये आपका एल्काइन का है। अगर एल्काइन का है 10 का क्या हो जाएगा आपका? 10 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 10 का सी। जिंक चूर्ण से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है कह रहा था, तो वहाँ पे हमारा बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा? H2, यानी ये गैस निकल जाएगी H2। यही कह रहा था क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे विद्यार्थियों।
तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, यानी इसका समूह बताना है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का समूह क्या होता है, तो आपका 11 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, 11 का बी नंबर। इसको देखेंगे, जो हमारा होता है एल्डिहाइड का समूह होता है, कहे का एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो समूह होता है ये होता है CHO। क्या होता है, CHO। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया है, बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, 11 का क्या हो जाएगा, बी। इसमें नहीं इस तरीके दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H के साथ जोड़ रखा है। ये आपका कौन समूह है, ये आपका OH, यानी इसका बोलते हैं एल्कोहल समूह। ये आपका कीटोन समूह है। ये आपका कौन सा ओइक समूह है। जहाँ पे C डबल OH दिखेगा वहाँ पे बोलेंगे ओइक समूह। क्या बोलेंगे, ओइक समूह हो जाएगा आपका। आपका ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अम्लों को हाइड्रोजन से विस्थापित करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम और जिंक। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा। ये जो हमारा ए नंबर है, ऑप्शन नंबर 12 का ये हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह होता है। तो मैंने आपसे बताया था जहाँ पे C और डबल बॉन्ड O दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कीटोनी समूह। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, CHO समूह है तो एल्डिहाइड है। ये O एक समूह C डबल OH बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, C डबल OH बन रहा है। तो कीटोनी समूह क्या कौन सा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है और कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है। तो C डबल बॉन्ड O, तो आपका 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आपको नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। तो भाग सेकंड थर्ड देखते हैं, कह रहा मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से आपका ब्रेक हो जाएगा, इसका किडनी नाम है क्या, इसको अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, ब्रेक है। कह रहा है इसमें 15 नंबर में कह रहा है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो किस में होता है, आपका कोशिका द्रव्य में हो जाएगा, यानी 15 का क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं। तो जीवों में क्या कहते हैं, जीवों में कहेंगे पुनरुद्भवन। क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। जो अपने ही आकार का एक नया जीव पैदा कर देता है उसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। कह रहा है 17 में कह रहा है निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। क्या, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो आपका बीजांड हो जाएगा, नहीं बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है डायरेक्ट। तो अगला 18 नंबर का हो जाएगा। 18 नंबर का DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है क्या कहलाती है। प्रोटीन के लिए बात कर रहा है, प्रोटीन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। प्रोटीन यानी जीन जो बने होते किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो 18 का आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पायतंत्र की बात कर रहा है, तो कृत्रिम पायतंत्र की बात कर रहा है तो कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो इसमें क्या है, ये तो सब आपके प्रकृति के द्वारा होते हैं। घास स्थल, वन और मरुस्थल ये प्रकृति का है। ये मानव का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, मानव निर्मित कृषि भूमि, यानी 19 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 को नंबर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है। पादप हार्मोन्स की बात कर रहा है, तो पादप हार्मोन्स आपका कौन सा नहीं है, ऑक्सिन है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन है, और हमारा क्या, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारा पादप हार्मोन्स नहीं है। जिब्रेलिन है, और ये हमारे किसके पादप हार्मोन से। 20 का आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। 20 का सी नंबर हो जाएगा विद्यार्थी। खंड भाग करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग पहला। पहले का रोमन अंक में पहला कह रहा सवाल, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये इसमें कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो हमने सवाल लिख रखा है, इधर देखिए। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखिए
वस्तु। तो सबसे पहले इसका एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू बराबर आपका दिया है -25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है अब वस्तु का दुगना, अगर दुगना कहेगा तो ये आपका आवर्धन क्षमता दिया। क्या दिया? आवर्धन क्षमता को बोलते हैं m। क्या बोलते हैं? m बराबर दिया है -2। क्यों माइनस का क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है। अगर वास्तविक कहेगा तो आवर्धन क्षमता किसका रहेगा? -2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, यानी यहाँ पे हमें निकालना है दर्पण की फोकस दूरी। क्या निकालनी है? दर्पण की फोकस दूरी, यानी f निकालना है। क्या निकालना है? f। तो निकाल लेते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा? हमें पता है आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u। कितना हो जाएगा? -v/u। m का मान दिया -2, -v का मान कितना है? v का मान आपका कितना है? v का मान आपका कुछ नहीं दिया, और -u का मान आपका कितना है? 25। कितना है? 25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v का मान आपका आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो गया? v का मान हो गया। अब इसके बाद दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से यहाँ से दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर होता है कितना? 1/f बराबर हो जाएगा 1/v और प्लस 1/u। अगर दर्पण का होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस। तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v। v का मान कितना है? -50, और यहाँ पे प्लस, अब माइनस का कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि u का मान हमारा कितना दिया था? -25। तो यहाँ पे रख लेंगे 1/f बराबर -1/50 माइनस के प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लासप आपका आएगा 50। तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो आपका कितना हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा आपका -3/50। कितना हो जाएगा? -3/50। तो यहाँ से रख लेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? -3f गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो और 50। तो f बराबर हो जाएगा -50/3। तो यहाँ से इसको जब काटेंगे तो f बराबर आ जाएगा -16.3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -16.3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या? फोकस दूरी। सवाल नंबर पहले का दूसरा कह रहा है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों? तो यहाँ दिया है sin 60 बराबर √3/2 और sin 45 बराबर 1/√2 माध्यम है। ये आपका दिया हुआ है, सवाल में दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। तो ये सवाल है। तो संलग्न चित्र में कह रहा था, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है आपतन कोण। क्या निकालेंगे? आपतन कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को I बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका? यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, लेकिन हमेशा इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो हमारी जो सीधी खड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब के साथ कोण बना करता है। किसके साथ? अभिलंब के साथ कोण बनता है। आपका अभिलंब के साथ ये जो लाइन खड़ी है इसके साथ कोण बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? टोटल यहाँ पे आपका दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है? 90। तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और ये वाला इधर, ये क्या करेंगे? घटा देंगे। 90 - 45, तो हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इसके बाद निकालते हैं अपवर्तन कोण। क्या निकालेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं? R बराबर कितना है? R बराबर, ये इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे पूरा आपका बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है?
सवाल में कह रहा बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, बी के, यहाँ पे लिखेंगे बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, यानी बी माध्यम के सापेक्ष ए माध्यम का अपवर्तनांक, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, बी एन ए, क्या हो जाएगा, बी एन ए बराबर हो जाएगा आपका, स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम अनुसार यहाँ पे लिख देंगे स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम से। तो यहाँ बी एन ए बराबर हो जाएगा साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर, कितना हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एन ए बराबर साइन आई, आई का मान कितना आपका यहाँ पे आया था 45 डिग्री, कितना आया था 45, और आर का मान कितना आता, आर का मान आया था आपका कितना 60 डिग्री, ये वाला। तो चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि साइन 45 बराबर होता है 1/√2, सवाल में दे भी रखा है, वहाँ पे दिया है, लिखा है, और साइन 60 का मान कितना है, √3/2, सवाल में आपका दे रखा है। तो यहाँ पे रख देंगे बी एन ए बराबर हो जाएगा 1/√2, और ये साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा। तो इसको देखते हैं, तो आपका आ जाएगा क्या, बी एन ए, क्या आ जाएगा, बी एन ए बराबर हो जाएगा आपका, बी एन ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, साइन 60 का मान कितना था, 1/√2 यहाँ पे था, और √3/2 इधर था, यानी साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। तो हमने क्या किया था, अंदर अंदर गुणा और बार बार गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एन ए बराबर हो जाएगा आपका 2/√, कितना हो जाएगा, √6। तो परमेयकरण कर देते हैं, √6 का ऊपर नीचे क्या करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2√6, कितना हो जाएगा, 2√6 बटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6×6 36 हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2√6 बटे आ जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा √6/3, कितना हो जाएगा, √6/3 हो जाएगा। तो ये इसको लिखेंगे बी एन ए बराबर √6/3, कितना हो जाएगा, √6/3। इसको अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा 0.816 के समथिंग आ गए, लगभग लिख देते हैं, इतने के समथिंग आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा था माध्यम का अपवर्तनांक कौन सा होगा, सघन है, कौन सा विरल, तो यहाँ पे लेंगे माध्यम बी, क्या हो जाएगा, सघन है, क्या है, नहीं क्या है, माध्यम बी आपका क्या हो जाएगा, माध्यम बी हो जाएगा आपका विरल, क्योंकि अभिलंब से वो हमारी जो रेखा है वो क्या दूर भाग रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यम बी विरल हो जाएगा, और माध्यम ए क्या हो जाएगा आपका, माध्यम ए सघन माध्यम, क्या है, सघन है, ये आपका हो जाएगा।